हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीए एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर एनपीए क्लासिफिकेशन एंड रिकवरी प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर आपके काफी सारे मतलब अलग अलग सिलेबस में काम आता है। तो जिस जिस एग्जाम में काम आएगा, जैसे अभी एग्जाम बैंक में काम आएगा, एडा में आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडा में नहीं सॉरी, ये आपका सिडबी में काम आता है। ठीक है, तो जो जो एग्जाम में काम आएगा मैं वहां वहां इस वीडियो को ऐड कर दूंगी। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ में। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से जो इंडियन बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम अलाइन कर कर हमारी ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करते हैं और कंसिस्टेंसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो अब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं आज बताऊंगी जिसको हम अच्छे से समझते हुए काम करेंगे। तो पहले क्या होता था, इंडियन बैंक्स जो थे वो सब्जेक्टिव और इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस लेकर चलते थे। जैसे कि इंटरेस्ट जो था वो हमने यहाँ पर बुक कर लिया, इवन तो रिसीव नहीं किया लेकिन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। जो बैड लोन्स थे उनको हम हाइड करने की कोशिश करते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्रेडिबिलिटी नहीं थी। तो अब हमने क्या डिसाइड किया कि नहीं, इंडियन बैंकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करनी चाहिए, इसीलिए हम ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी और रियलिस्टिक प्रॉफिट रिपोर्टिंग करेंगे। तो अब इनिशिएट किया गया इसको हमारे बेस्ड ऑन नरसिम्हम कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो उनकी रिकमेंडेशंस थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हमारे श्री एम नरसिम्हम जो थे वो चेयरमैन थे। तो स्कोप क्या है? अब हमने कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स निकाले फेस्ड मैनर में, मतलब धीरे धीरे इनको अप्लाई किया था, जिसमें इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग कैसे करेंगे एडवांसेस की। थोड़ा समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब मैं अभी समझाऊंगी, आप समझना, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। एक बैंक है, बैंक ए। ठीक है, बैंक ए ने चीकू द पीकू को लोन दिया, चीकू को लोन दिया। ठीक है, अब वो जो लोन दिया था, वो यहाँ पर जिस टाइम लोन दिया, चीकू की सैलरी यहाँ पर 24 एलपीए थी। चीकू की सैलरी 24 एलपीए थी, बैंक से उन्होंने लोन लिया। अब जो बैंक ने लोन यहाँ पर देखा कि भाई अच्छी सैलरी है, सारी चीजें हैं, कोई इशू नहीं है, रीपेमेंट ऑन टाइम हो जाएगी, क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, कोई इशू नहीं था। अब मिस्टर चीकू लोन लेकर बैठे थे, अचानक से एक दिन उनकी कंपनी ने उनका ले ऑफ कर दिया, उन्हें जॉब से निकाल दिया। नाउ द पुअर चिंकू हैज नो जॉब बिकॉज ऑफ विच, उनको यहाँ पर ईएमआई इनिशियली पे करने में तो चलो ठीक है, अपनी सैलरी से कर रहे थे, धीरे धीरे दिक्कत आने लग गई। अब शुरुआत में तो यहाँ पर ये अपनी जो सैलरी थी उससे ईएमआई पे करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ऑन टाइम। फिर धीरे धीरे सेविंग से करने लग गए, सेविंग्स वगैरह निकाल रहे थे तो थोड़ा मतलब डिले हो रहा था, बट पेमेंट कर दे रहे थे। फिर एक टाइम आया, ये यहाँ पर पेमेंट करना बंद कर चुके थे। जब इन्होंने पेमेंट बंद करी तो यहाँ पर सबसे पहले जो ड्यू डेट थी, लेट अस से ड्यू डेट इनकी 30th ऑफ नवंबर थी। ठीक है, अब 30th ऑफ नवंबर से यहाँ पर बैंक ने वेट किया 30 अगस्त दिसंबर तक, मीनिंग हमारे पास में अप टू 30 डेज, 0 से लेकर 30 डेज तक हमारी ड्यू डेट के बाद में बैंक ने वेट किया कि पेमेंट कर दे, ईएमआई दे दें। इन्होंने नहीं दिया। बैंक ने इनके अकाउंट को एक स्पेशल मेंशन अकाउंट के नाम से क्लासिफाई कर दिया। फिर बैंक ने यहाँ पर वेट किया अगले और 30 दिन के लिए। ठीक है, तो 30 से 60 डेज कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर इनके पास में फिर से पेमेंट नहीं हुई, बैंक ने इस अकाउंट को SMA1 बोल दिया। फिर 60 से 90 डेज और यहाँ पर अमाउंट रिसीव नहीं हुई, तो ये आपका SMA2 बन गया, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारे पास में एक एसेट था, बैंक के लिए एसेट, जो लोन उसने दिया हुआ था, उस लोन पर उसको पेमेंट आनी बंद हो गई, ईएमआई रिसीव होनी बंद हो गई, जिसकी वजह से वो जो लोन अकाउंट था, जब हम लोन लेते हैं ना एक अलग से अकाउंट बन जाता है, तो वो जो लोन अकाउंट था उसमें हमारे पास में सबसे पहले वो 0 था, फिर 1 और फिर 2 अकाउंट में आ गया। अब अगर किसी एसेट पर हमें 90 दिन तक पेमेंट या तो पूरी ना मिले, राइट, या फिर एक पार्टी मिले या फिर बिल्कुल नहीं मिले, तो वो बैंक के लिए हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, मीनिंग ड्यू डेट से अगले 90 डेज तक, ओवरड्यू पीरियड हमारा 90 दिन का हो चुका है, जिस पर बैंक ने अभी तक कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है,
जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर एसेट एक एनपीए बन गया। एनपीए बन गया, फाइन। अब धीरे धीरे बैंक यहाँ पर वेट करेगा कि शायद अब पैसा आ जाए। अब अगले 12 महीने जब ये एनपीए बन गया, 90 दिन कंप्लीट हो गए, 3 महीने कंप्लीट हो गए, नवंबर से दिसंबर आ गए, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी क्रॉस हो गई, 12 महीने कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद में, ठीक है, फरवरी से अगला फरवरी आ गया, पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो ये बन जाता है एक सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट के बाद में फिर से पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो ये डाउटफुल एसेट बन गया। अब डाउटफुल में भी हम आगे कैटेगरी पढ़ेंगे, जिसमें कि अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से इसको डिवाइड कर देते हैं, और फिर हमारे पास एक लॉस एसेट आता है, वो सब खैर हम आगे पढ़ेंगे। अब इतना समझ में आ गया कि जो एनपीए था उस पर अमाउंट रिसीव नहीं हो रही थी, ईएमआई रिसीव नहीं हो रही थी। अब बैंक ना अकाउंटिंग करता है, अपनी जो भी अमाउंट है उन्हें रिकॉर्ड करता है। तो बैंक का एक सॉफ्टवेयर होता है, बैंक का सॉफ्टवेयर क्या करता है, जिस जिस डेट में जो ड्यू डेट होती है जिसमें पेमेंट रिसीव होनी होती है, उसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है कि सो एंड सो पेमेंट इज रिसीव्ड, वो जो ईएमआई है वो हमें मिल चुकी है। बट जैसा मैंने बताया, मिस्टर चीकू की जॉब जाने की वजह से उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो अब हमारे पास में जो बैंकर्स होते हैं उन्हें मैनुअली जाना पड़ता है सिस्टम में, और ये जो अमाउंट रिकॉग्नाइज कर ली गई, रिकॉर्ड कर ली गई कि ये पेमेंट आ चुकी है, इसको रिवर्सिबल करना पड़ता है। मतलब उन्हें यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा कि दिस हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो इनकम रिकॉग्निशन किस चीज की हो रही है, जो हमें यहाँ पर लोन्स हमने दिए हैं जिस पर हमें ईएमआई या इंटरेस्ट पेमेंट होनी थी। एसेट क्लासिफिकेशन, वो जो परफॉर्मिंग एसेट से एसएमए पर बने, एसएमए से हमारा यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग बना, नॉन परफॉर्मिंग से सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल, डाउटफुल से लॉस एसेट बन जाता है। अब आती है प्रोविजनिंग, एक कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज प्रोविजनिंग? प्रोविजनिंग में क्या होता है, बैंक क्या करते हैं, देखो मान लो यहाँ पर एक लोन दिया हमने, ठीक है, दो कैटेगरीज लेकर चलते हैं। एक लोन दिया हमने कॉर्पोरेट को, जिसके साथ कुछ रिस्क इन्वॉल्व था, मतलब कॉर्पोरेट हो सकता था पेमेंट पर डिफॉल्ट कर जाए। एक लोन दिया हमने गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के साथ में मैं ये मानकर चलती हूँ कि कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट ऑन टाइम पेमेंट कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कॉर्पोरेट बाद में कभी डिफॉल्ट कर सकती है, तो मैं देखूंगी कितना रिस्क इन्वॉल्व है, और अकॉर्डिंगली एक अमाउंट लूंगी अपने कैपिटल का। बैंक की अपनी नेटवर्थ होती है, उसी में से बैंक अपनी एक कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, लेटर से 1000 रुपए अलग से बचा कर रखेगा और उसकी प्रोविजनिंग कर देगा। मतलब इस 1000 रुपए को ना तो बैंक किसी को लोन में दे सकता है, ना किसी और पर्पज से यूज कर सकता है, उसे अलग से साइड में बचा कर रखना है। अगर मान लो ये कॉर्पोरेट यहाँ पर 700 रुपए पर डिफॉल्ट हो जाती है, मतलब 700 रुपए वापस नहीं देती है, तो बैंक ये जो 1000 रुपए थे इसमें से 700 रुपए राइट ऑफ कर देगा, एक खर्चे की तरह दिखाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती है, उसमें एक एक्सपेंस की तरह दिखाएगा, और जो बाकी 300 रुपए थे वो यहाँ पर अपना दूसरा वापस रख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है 1000 रुपीज, जो कैपिटल मैंने बचा कर रखा, असाइड रखा, दैट आई कैन नॉट यूज इट एनीवेयर एल्स, ये कहलाती है प्रोविजनिंग। सिंपल, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग हमारे की प्रिंसिपल्स पर। तो सबसे पहले बात हो रही है इनकम रिकॉग्निशन, जो कि ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। मतलब आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अच्छा ये तो मेरे बैंक का दोस्त है, इसके अकॉर्डिंग जाना है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे होगा, ये आपका चलेगा कि किस तरीके से आपको चीजों को ऑब्जेक्टिवली करना है। सो हम कितनी रिकवरी कर पाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे देखो, इनकम रिकॉग्निशन में हमारी रिकवरी के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड्स है अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ये सारा समझाया हुआ पार्ट है। हाँ, एसेट क्लासिफिकेशन ये कैसे होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली होगा। कंसिस्टेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए। प्रोविजनिंग, ड्यूरेशन की भाई नॉन परफॉर्मेंस एसेट यहाँ पर कितना रहा, कब तक है, और अवेलेबिलिटी एंड रिलायजेबल वैल्यू, कितना पैसा हमें मिल सकता है यहाँ पर। जो कोलेट्रल, जो प्लेज गिरवी रखते हैं ना, जो मॉर्गेज पर चीजें रखी हैं, व्हाटएवर कोलेट्रल वी हैव यूज्ड against it, whatever amount is available and we can realize it, we are recording it as a provision. So now coming to definitions, non performing asset क्या है, any asset that includes,
ठीक है, लीज्ड एसेट्स एज वेल, जो कि हमारे एनपीए हो गए हैं और कोई इनकम बैंक को जनरेट कर नहीं दे रहे। देखो, एक बैंक जो होता है उसकी दो तरह की इनकम होती है, एक होती है इंटरेस्ट इनकम, एक होती है नॉन इंटरेस्ट इनकम। जैसे सर्विस, डॉक्यूमेंट, ये सब काम कर देता है बैंक को, ठीक है, किसी का इंश्योरेंस बेच दिया, वो सारी चीजें। लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इंटरेस्ट होती है, और वो कहाँ से मिलती है? जो बैंक हमें लोन देता है या जो क्रेडिट कार्ड्स हम यूज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक अकाउंट को अगर हमें एनपीए क्लासिफाई करना है तो कुछ रूल्स होते हैं। ये 90 डेज का तो एक नॉर्मल रूल है। अगर मैं थोड़ा, अब आप सोचो, आप बड़े हो गए हो, आप एक्सिम बैंक का पार्ट बनोगे या आप इरडा का पार्ट बनोगे, आप जिस भी पोस्ट पर जाओगे, एक बड़े पोस्ट पर जाओगे, अब वहां से समझना, टर्म लोन होता है, एक बड़े समय के लिए लोन दिया। तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट आपका ओवर ड्यू है 90 डेज से ज्यादा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और कैश क्रेडिट, देखो ये क्या होता है ये भी समझा देती हूँ, ऐसे तो हम आगे पढ़ेंगे। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस होता है, छोटी मोटी दुकान भी होगी अगर एक, तो वो भी यहाँ पर एक करेंट अकाउंट खोलते हैं। जब उनका करेंट अकाउंट खोलता है तो मान लो उनके बैंक में 10 लाख रुपए हैं, लेकिन वो यूज कर चुके हैं 12 लाख रुपए, ठीक है, तो ऐसा वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बैंक ने एक लिमिट देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक ने मुझे 15 लाख की लिमिट दी है, तो मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपए भी है, तो मैं 15 लाख यूज कर सकती हूँ, प्रोवाइडेड जो यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट आपने एक तरीके से लोन या उधार पर ली बैंक से, वो आपको, अगर 15 लाख रुपए की लिमिट है और 7 लाख मेरे पास में अकाउंट में थे, तो 8 लाख रुपए पर कुछ इंटरेस्ट मुझे देना होगा बैंक को, ठीक है। बाकी यहाँ पर सब कुछ सही है, तो ये कहलाता है ओवरड्राफ्ट। और कैश क्रेडिट क्या होता है? सेम चीज है, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक एडवांस की तरह लेते हैं और एक कोलैटरल अटैच्ड होता है, ठीक है। कोलैटरल जब मैं बोलूँ ना तो ऐसा समझना जैसे गोल्ड, लोग गोल्ड लेकर क्या करते हैं, गोल्ड लोन ले लेते हैं, या हाउस के प्रॉपर्टी के कागज रखकर, प्रॉपर्टी को गिरवी पर रखकर, मॉर्गेज पर रखकर अपना हाउस लोन ले लेते हैं, या फिर कुछ लोग शेयर्स वगैरह होते हैं उनको प्लेज कर लेते हैं, तो ये सब हमारा कोलैटरल कहलाता है। अगर किसी की एफडी खुली हुई है किसी बैंक में, तो उसी बैंक से अगर मैं जाकर लोन लूं, ठीक है, जिस बैंक में एफडी खोली है वहीं से हमने लोन लिया, तो वो एफडी भी एक कोलैटरल की तरह दिखती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो ये सब कोलैटरल्स होते हैं। अब कैश क्रेडिट अकाउंट में भी हमें कोलैटरल के बेस पर सिक्योर्ड लोन मिलता है। ओके, इतना समझ में आ गया? तो ये होते हैं हमारे अगर आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब या तो मेरे अकाउंट में, इसे आगे भी पढ़ेंगे आउट ऑफ ऑर्डर को क्या कहते हैं, बस ऐसा समझो मैंने 8 लाख रुपए की एक्स्ट्रा अमाउंट यूज की ना, तो मैंने वो 8 लाख रुपए अपने बैंक में डिपॉजिट करे, इसके बाद 8 लाख कर भी दिए, तो जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था उतना अमाउंट नहीं डाला, ठीक है। एनी हाउ बैंक इज नॉट एबल टू रिकवर द कंप्लीट अमाउंट, जो कि यहाँ पर उसको रिकवर करना चाहिए था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर। फिर आते हैं बिल्स परचेज्ड और डिस्काउंटेड, जो कि अगर ओवरड्यू रहेंगे 90 दिन से ज्यादा। अब बिल्स का भी समझ लेते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा समझाने वाली चीजें हैं, क्योंकि ऐसा बीच का सिलेबस बना दिया इन लोगों ने ना, वरना तो मैं आपको आसानी से समझा देती। एक बायर थे, एक सप्लायर होते हैं, एक बिल बनता है कि भाई हमारे पास में बायर ने कुछ सामान खरीदा सप्लायर से, बायर ने बोला पेमेंट करेंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन सप्लायर बोले काम करो हम एक बिल बनाकर देते हैं, इसे साइन कर कर हमें वापस कर दो। इन्होंने बोला ठीक है, और उस बिल पर लिखा होगा कि इतने टाइम के बाद में पेमेंट की जाएगी। अब वो बिल उठाकर सप्लायर क्या करता है, अपने बैंक को दे देता है, और बैंक से बोलता है कि देखो बायर तो 6 महीने के बाद पेमेंट करेगा मुझे, लेकिन यहाँ पर अभी के अभी पैसे की जरूरत है। तो बैंक क्या करता है, बैंक अपने लिए कुछ डिस्काउंटिंग फी कट करेगा, उधारी करेगा यहाँ पर, मतलब बैंक आपको फ्री में तो कोई चीज कर कर देता नहीं है, तो यहाँ पर बैंक क्या करता है, आपसे बोलेगा कि सो एंड सो अमाउंट हम क्या करते हैं, काट लेते हैं और रिमेनिंग अमाउंट आपको पे कर देंगे। तो ये होता है बिल डिस्काउंटिंग या बिल परचेजिंग, जिसमें कि बैंक यूजुअली 75 से 80% अमाउंट दे देता है बिल का, और रिमेनिंग अमाउंट बाद में देता है, लेकिन एक डिस्काउंटिंग फी कट करता है, एक अपनी फीस काट लेता है, क्योंकि बैंक भी आपको उधारी दे रहा है। फिर हमारे पास में एग्रीकल्चर लोन होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन और हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है अगर, तो 2 सीजन तक हम लेकर चलते हैं, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो एक क्रॉपिंग सीजन लेकर चलते हैं, जिसमें कि इंस्टॉलमेंट हमारी ओवरड्यू हो गई है। आ गया समझ में? सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन होते हैं, सिक्योरिटाइजेशन में अभी आपको समझाऊंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर लिक्विडिटी फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग आपकी 90 दिन से ज्यादा है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है,
तो डेरिवेटिव्स का चैप्टर मैंने आपको रिकॉर्ड कर दे रखा है, वहां से आप पढ़ लेना। पॉजिटिव एमटीएम वैल्यू के अंडर आएंगे अगर अनपेड है 90 दिन के लिए। तो आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस या फिर सीसीओडी अकाउंट्स, हमारे पास में एक आउट ऑफ ऑर्डर या फिर एक सीसी अकाउंट हमारा आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाता है? जब हमारे पास में जो लिमिट थी उससे ज्यादा हमने विड्रॉ कर लिया और ये हमारे पास 90 दिन के लिए कॉन्टिन्यूसली आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट हमने टाइम पर नहीं की है, तो आउटस्टैंडिंग या तो 90 दिन के से ज्यादा हो गई, कोई भी अकाउंट में पैसा आपने क्रेडिट नहीं करा, यहाँ पर ऐड नहीं करा, या फिर जो पैसा आपके अकाउंट में है वो इनसफिशिएंट है, जो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर डेबिट हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ओवरड्यू एक ड्यू डेट थी जिस पर जैसे मान लो लोन दिया और 30 नवंबर को आपको ईएमआई भरनी थी, अब 30 नवंबर के बाद में हर एक दिन आपका ओवरड्यू डेट के अंदर आ जाएगा, तो कोई भी अमाउंट आपकी ओवरड्यू होती है अगर ये ड्यू डेट पर आपने पे नहीं करी। जितना मैंने समझाया वो सारा इसी अकॉर्डिंग समझा दिया ऑलरेडी, है ना, आपको बहुत आसान लगेगा समझने में। अब आ जाओ इनकम रिकॉग्निशन, तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, रिकवरी बेस्ड होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अक्रूवल बेसिस पर इसको एनपीएस के लिए नहीं लेकर जाते हैं। तो किस तरीके से हमें इनकम को रिकॉग्नाइज करना है, एज आई सेड यहाँ पर हमारे पास में अक्रू नहीं करना है, इंटरेस्ट को अक्रूड करने का मतलब वही है कि ठीक है यार ड्यू डेट से यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको लेकिन वो हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, अगर इवन गवर्नमेंट ने गारंटी किया है स्टिल हम यहाँ पर अगर सच में कैश हाथ में आएगा तो ही रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अक्रूड का मतलब होता है एक तरीके से एक्यूमुलेट करना, कि हमने दिखा दिया हमारी बुक्स में कि हाँ भाई रिसीव हो गया लेकिन हुआ नहीं है, जब तक कैश नहीं आएगा तब तक मत दिखाओ। इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड एडवांसेस, आपने कोई यहाँ पर कोलैटरल अटैच किया था, वो भी यहाँ पर आप केवल तभी इनकम में दिखाओगे अगर एडिक्वेट मार्जिन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर आप सिंपली क्या कर रहे हो, ऐसे ही अपना इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करोगे अनलेस अंटिल, ठीक है, हो सकता है कि आपके पास में यहाँ पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या कोई ऐसा कोलैटरल है जिसकी वैल्यू काफी हाई है और उसमें अगर आपका कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करता है तो आपने इसको अमाउंट को शो कर दिया। कब शो करा कि यहाँ पर आपके पास में कोई वैल्यू अवेलेबल है, जैसे मान लो एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट था 1 लाख रुपए का और यहाँ पर सॉरी एक आपके पास में एक सेकेंड लोन आपके पास में जो आपने लिया लेटस से 50,000 का लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपए, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको अलाउड है कि आप इसको इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज कर लो, अदरवाइज आप इसको इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। सिंपल, समझ में आ गया, आसान है। नेक्स्ट आ जाओ, फीस या कमीशंस हमारे रीनेगोशिएशन से या रीशेड्यूलिंग से जो कोई अक्रूड किए गए ओवर द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड, तो यहाँ पर हमारी कुछ फीस वगैरह भी लगेगी, है ना, तो यहाँ पर अगर हमारी कोई फीस या कुछ भी लगती है, नेगोशिएशन वगैरह हुए, रीशेड्यूलिंग हमने की है, तो भी हम इसे अक्रूड यहाँ पर टू बी अक्रूड ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड केवल तभी इसको लेकर जाएंगे। तो देखो क्या होता है, मान लो लोन था, ठीक है, अब ये अमाउंट की जो डेट थी मैंने बोला कि देखो अभी पेमेंट नहीं रिसीव हो पाएगी, इस बार सीजन अच्छा नहीं चला है, थोड़ा डिले हो गया है सीजन में, जैसे कभी कभी ठंडी और सर्दी आपकी थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हो जाती है, मान लो एक एसी बेचने वाली कंपनी थी तो ठंडी थोड़ी लंबे टाइम तक चल गई तो बाद में सेल होनी शुरू होगी, तो क्रेडिट पीरियड उन्होंने एक्सटेंड करा लिया या ईएमआई की डेट थोड़ी आगे रीशेड्यूलिंग करा ली, तो उसके लिए जो फी या कमीशन आपका लग रहा है वो भी आपको अक्रूड करना होगा ओवर द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड। अब आ जाओ रिवर्सल ऑफ इनकम, तो मैंने बताया अगर गलती से आपके सॉफ्टवेयर ने इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज कर भी लिया, ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया था प्रीवियसली उसको रिवर्स करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, आपने मान लो आपके सॉफ्टवेयर ने ले लिया कि भाई मुझे तो अमाउंट मिल गई है लेकिन असलियत में तो नहीं मिला कोई कैश, तो उसको आपको रिवर्स करना होगा। फीस और कमीशंस यहाँ पर इनको अक्रू करना बंद करना होगा एनपीएस के ऊपर, और जो पास्ट अनकलेक्टेड इनकम है उनको रिवर्स करना होगा। अगर कोई लीज्ड एसेट है तो अनरियलाइज्ड फाइनेंस चार्जेस क्रेडिट होते हैं अर्लियर, जो कि हमारे रिवर्स या फिर प्रोवाइडेड फॉर। तो बेसिकली मान लो मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि भाई ये जो अमाउंट मुझे रिसीव होनी थी हमारी जो भी फाइनेंस एसेट था, फाइनेंस एसेट आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उस पर मैंने शो कर दिया कि मुझे लीज क्या होता है, जैसे रेंट होता है ना, तो रेंट पर जैसे इनकम मिलती है वैसी इनकम मिलनी थी,
वो मैंने रियलाइज कर ली, मतलब मैंने शो कर दिया कि भाई मुझे कैश मिल चुका है, जबकि एक्चुअल में नहीं मिला, तो उसको भी रिवर्स करना होगा। हमारा सॉफ्टवेयर ड्यू डेट पर खुद से रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन हमें सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट जाकर इसे मैनुअली क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। अब आ जाओ, एक और नया पार्ट है अप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी इन एनपीए। तो आप अप्रोप्रिएशन यहाँ पर किस तरीके से करोगे, हमारे रिकवरी जब होगी एनपीए में, तो इंटरेस्ट अगर हमने रिकवर करा एनपीए से, तो वो एक इनकम आपके लिए तभी माना जाता है जब आपने कोई और लोन लेकर उस इंटरेस्ट को पे नहीं किया। मतलब बैंक के पास में मिस्टर चीकू ने एक लोन ले रखा था जिसकी ईएमआई वो भर नहीं पा रहे थे। इन्होंने बैंक से एक और लोन ले लिया और इस बैंक से जो लोन लिया इसके पैसे से इस ईएमआई को भर दी। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो अगर इंटरेस्ट आपका रियलाइज कब हो रहा है, जब मिस्टर चीकू की सच में कोई जॉब लग गई है, वो अपनी सेविंग से कहीं से भी पैसे लेकर आते हैं, लेकिन बैंक से लोन लेकर नहीं लेकर आए हैं, तो बैंक इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो इट इज नॉट फ्रॉम फ्रेश और एडिशनल फाइनेंस गारंटीड टू द सेम बोरोवर। रिकवरी अलोकेशन कैसे होगी, इन एब्सेंस ऑफ बोरोवर बैंक एग्रीमेंट, बैंक को यहाँ पर यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जैसे वो अभी तक यहाँ पर चीजों को करते जा रहे थे वैसे ही करेंगे। मान लो बैंक ने फ्रेश लोन लिया 10 लाख रुपए का, किसी को दिया, ठीक है, और बोरोवर ने उस 10 लाख में से 5 लाख रुपए की ईएमआई वापस कर दी ताकि ओल्ड एनपीए इंटरेस्ट को पे कर पाए। तो ये बैंक अपनी इनकम की तरह नहीं शो कर सकते हैं। सिंपल, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इंटरेस्ट एप्लीकेशन की बात हो रही है कि जब एक अकाउंट आपका एनपीए बन जाता है और अनकलेक्टेड इंटरेस्ट को आपको रिवर्सल करना है, तो वो आप कैसे करोगे। देखो, हमारे पास में ना अकाउंटिंग में एक रूल होता है, हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं हमारे लॉस को या फिर हमारे एक्सपेंसेस को, और क्रेडिट करते हैं हमारी इनकम को या हमारे गेन को। तो अब यहाँ पर रिवर्सल करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमारे अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपको जब कोई अकाउंट आपका एनपीए बन गया, तो अनकलेक्टेड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपने कलेक्ट ही नहीं करा, पैसा आपके पास आया ही नहीं, उसको रिवर्स करोगे, फर्दर इंटरेस्ट एप्लीकेशन को रोक दोगे और मेमोरेंडम इंटरेस्ट अकाउंट को यूज करोगे, जिसमें कि आप इसको ग्रॉस एडवांस में ऐड नहीं कर रहे हो। तो फर्दर इंटरेस्ट एप्लीकेशन आप यहाँ पर नहीं देकर जाओगे, बैंक एक मेमोरेंडम अकाउंट यूज कर सकते हैं जिसमें कि जो अक्रूड इंटरेस्ट था उसको रिकॉर्ड किया। मतलब सॉफ्टवेयर ने अब तो रिकॉर्ड कर लिया, अब इसमें मैं कुछ रिवर्स नहीं कर पा रही, तो मैंने क्या किया, एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाया और उसमें जो भी इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर ने रिकॉर्ड किया है वो मेंशन कर दिया, और साथ के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं डेबिट करती रही, ठीक है, एक एक्सपेंस दिखाती रही सेम अमाउंट से। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई चीज ऐड हुई, कोई चीज उतनी ही वैल्यू से कम हुई, तो नेट इफेक्ट 0 आएगा। इंटरेस्ट जो होगा मेमोरेंडम अकाउंट में, उसको ग्रॉस एडवांसेस से हम एक्सक्लूडेड रखते हैं, ठीक है। अब आ जाओ रिपोर्टिंग ऑफ एनपीएस। एनपीएस आपको कैसे रिपोर्ट करने हैं, तो 31 मार्च में ऑडिट जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको इनको रिपोर्ट करना होता है, जिसमें कि आप पूरा का पूरा ग्लोबली आपकी अलग अलग ब्रांचेस है बैंक की, उनका यहाँ पर सब कुछ मिलाकर ओवरऑल बताओगे कि कितना आपका पोर्टफोलियो है, और फॉरेन ब्रांचेस जो है उन्हें आप कवर करते हुए चलोगे। कंप्यूटेशन और सबमिशन में आरबीआई के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट को यूज करना है, जिसमें आप ग्रॉस एडवांसेस, नेट एडवांसेस, ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस, एडवांस हम बोलते हैं जब बैंक कोई लोन देता है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक स्टैंडर्ड एसेट है 900 रुपए का, और हमारे पास में जो ग्रॉस एनपीए है वो 100 रुपए का है, तो ग्रॉस एडवांस कितने का हो जाएगा, 1000 रुपए का। समझ में आया, एक स्टैंडर्ड एसेट था और एक एनपीए था। स्टैंडर्ड एसेट होता है जिसपे टाइमली पेमेंट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 रुपए का था या 900 रुपए मान लो, और हमारे पास जो ग्रॉस एनपीए था वो बनकर आया 100 रुपीस का, या 900 करोड़ 100 करोड़ ले लो, जैसे भी लेना है। तो ये 1000 करोड़ के मेरे पास ग्रॉस एडवांस बन गए, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आगे हमारे पास में अगर मुझसे पूछा जाए कि ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, ठीक है, तो 10% आ गया, तो ग्रॉस एनपीए परसेंटेज आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पर निकालना है डिडक्शंस, ठीक है, तो हमने कुछ प्रोविजनिंग की होगी,
प्रोविजनिंग में क्या किया था, कुछ पैसा अलग से बचा कर रखा था, लेटेस्ट से 60 रुपीज या 60 करोड़ लेकर चलते हैं, निकाल लिया। और ईसीजीसी से जो हमें क्लेम मिलना है, हमने यहाँ पर इंश्योरेंस भी कवर कर रखा है, तो ईसीजीसी से जो क्लेम मिलना है लेटेस्ट से 10 करोड़ का मिलना है। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 70 करोड़ का हो गया, जिसको मैं अपने डिडक्शंस में लेकर जाती हूँ। तो अगर हमें ग्रॉस एडवांस, ग्रॉस एनपीए, नेट एडवांस और नेट एनपीए कवर करना है, तो हमें डेफिनेशन क्या लेनी है कि ग्रॉस एडवांस होता है स्टैंडर्ड एसेट प्लस ग्रॉस एनपीए, जिसमें कि सभी आउटस्टैंडिंग लोन्स और एडवांसेस आपके आ गए, इंक्लूडिंग जिनको आपने रिफाइनेंस किया। और रीडिस्काउंटेड बिल्स, रीडिस्काउंटेड बिल होते हैं जब हमने अपने बैंक से सप्लायर ने डिस्काउंटिंग कराकर अमाउंट ली और ये बैंक चला गया किसी और के पास में, दूसरे बैंक के पास में, और बोला कि ये पेमेंट जो है बायर से आनी है और मैंने इस बिल को सप्लायर के लिए डिस्काउंट किया था, अब तुम मुझे अमाउंट दे दो और रीडिस्काउंटिंग कर दो, तुम रिसीव कर लेना बायर से पैसा। तो ये कहलाता है रीडिस्काउंटिंग, कि एक बैंक ने डिस्काउंट कर कर बिल अपने कस्टमर को दिया अमाउंट, अब उस बैंक को खुद पैसे की जरूरत पड़ गई तो उसने इसी बिल को यूज कर कर दूसरे बैंक को दे दिया और दूसरे बैंक ने रीडिस्काउंटिंग कर कर इनको और अमाउंट दे दी। जैसे मान लो 1000 का बिल बना था बायर का, अब सप्लायर पैसे लेने गया तो सप्लायर से 100 रुपीज चार्ज करे हमारे बैंक ने और यहाँ पर इनको दे दिए लेटर से 75 या 750 रुपीज। अब इसको बैंक को खुद पैसे की जरूरत पड़ गई तो बैंक ने यही सेम 1000 रुपीज का बिल दूसरे बैंक को दिया और इस बैंक से लेटर से 700 रुपीज ले लिए और 50 रुपए या 100 रुपए यहाँ पर इस बैंक को दे दिए क्योंकि इसने भी इनको क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल की हैं। तो ये कहलाता है रीडिस्काउंटिंग। एक बार डिस्काउंटेड बिल को हमने दोबारा से दूसरे बैंक से रीडिस्काउंटिंग करा लिया और ये बैंक आपस में करते हैं, इंटर बैंक होता है। एडवांसेस जो हमारे राइट ऑफ किए गए हैं हेड ऑफिस पर, ठीक है, तो टेक्निकल राइट ऑफ अगर हमारे किए जा रहे हैं तो उनको भी हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर कर चलते हैं। आ गया समझ में? तो ग्रॉस एडवांसेस आपको समझ में आ गए, ग्रॉस एनपीएस आपको समझ में आ गए। ग्रॉस एनपीएस के बाद में मैंने अभी आपको समझाया कि क्या क्या डिडक्शंस होने थे, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एसेट थे 900 के, 900 करोड़ ले लेते हैं, ग्रॉस एनपीए थे 100 करोड़ के, जिसमें से जो प्रोविजनिंग हमने की थी वो 60 करोड़ की प्रोविजनिंग थी और 10 करोड़ का ईसीजीसी से पैसा आना था, टोटल 70 करोड़ हो गया। तो अगर मुझसे कोई कहे कि अब यहाँ पर आपको ग्रॉस एनपीए अपॉन ग्रॉस एडवांस निकालना है, मीनिंग कि ग्रॉस एनपीएस परसेंटेज निकालना है तो 100 अपॉन 1000 इंटू 100 और नेट एडवांस निकालना है तो यहाँ पर मैं देखूंगी कि ग्रॉस एनपीए 100 करोड़ का था और नेट एनपीए यहाँ पर मेरे पास में 30 करोड़ का ही होगा क्योंकि बाकी जो 70 करोड़ है वो मैं रिकवर कर सकती हूँ ईसीजीसी से और जो प्रोविजनिंग मैंने बना रखी है वहां से। समझ में आ गया? नेट एडवांसेस कितने रहेंगे आपके? तो नेट एडवांस अगर मुझे निकालना होगा तो 1000 में से मुझे 70 करोड़ जो है उनको माइनस करना होगा तो नेट एडवांसेस आ जाएंगे, ठीक है। नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए 100 करोड़ का था जिसमें से 70 करोड़ हमने रिकवर करने हैं प्रोविजनिंग ईसीजीसी के थ्रू, 30 करोड़ हो गए। अगर नेट एडवांस की बात की जाए तो ग्रॉस एडवांस 1000 करोड़ थे, 70 करोड़ के डिडक्शन थे तो ये हमारे पास यहाँ पर 930 करोड़ आ जाएंगे। सिंपल। डिडक्शन अगर ग्रॉस एडवांसेस से करते हैं तो प्रोविजनिंग हमने एनपीए अकाउंट की थी, ईसीजीसी या डीआईसीजीसी। डीआईसीजी क्या होता है? डिपॉजिटर इंश्योरेंस गारंटी जो होता है ना, वो कि भाई हमारे पास में 5 लाख का तक जो अमाउंट मिलता है वो हो गए क्लेम्स हमारे पेंडिंग है लेकिन इनकी एडजस्टमेंट। और पार्ट पेमेंट जो हमारे सस्पेंस अकाउंट या सिमिलर अकाउंट्स में है। सस्पेंस अकाउंट क्या ऐसा होता है? देखो, जब बैंक की डेबिट एंट्रीज उसके क्रेडिट एंट्री से मैच नहीं कर रही होती हैं तो हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं जिसके के थ्रू हम इनको मैच करते हैं और यूजुअली सस्पेंस अकाउंट हमें हेल्प करते हैं ये समझने में कि बैंक के साथ में कितने अमाउंट तक के फ्रॉड्स अभी तक हुए हैं, ठीक है। कोई गड़बड़ होती है तो इन सस्पेंस अकाउंट से ही हमें पता चलता है। सनराइज अकाउंट बैलेंस, यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज किया है रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स पर, जो अकाउंट्स होते हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ जाती है लोन्स वगैरह की, तो वो हमारे पास हो गए, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? फ्लोटिंग प्रोविजंस, अगर हमने ऑप्ट किया है कि भाई डिडक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर टियर 2 कैपिटल, तो हमारे पास में अगर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमने बनाए थे और अब हमें इन्हें डिडक्शन करना पड़ेगा, हमें अमाउंट इन जो लोन्स हमने दिए थे उस पर से रिसीव नहीं हुई है। तो नेट एनपीए क्या बनेगा आपका?
ग्रॉस एनपीए 100 करोड़ था, डिडक्शंस जो आपके आए उसमें से आप इसको माइनस कर लेंगे और नेट एनपीए परसेंटेज बनता है नेट एडवांस का। तो यहाँ पर कैसे बनाओगे इसको, कितना आ रहा था ग्रॉस एनपीए 100 करोड़ का, ये था आपके डिडक्शन 70 करोड़ के 30 करोड़, ठीक है। तो नेट एनपीए आपके हो गए 30 करोड़, नेट एडवांसेस थे आपके 930 करोड़ इनटू 100, तो इससे आप इसको निकाल लेंगे। एडिशनल नोट्स, ग्रॉस एनपीए में जो प्रिंसिपल ड्यू है एनपीए का वो लेकर चलते हैं, और जो फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन्स हमारे क्रेडिट किए गए थे सनराइज अकाउंट में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सनराइज अकाउंट क्या होता है। जो मिसलेनियस अमाउंट्स होती है ना, उनको हम यहाँ पर लेकर जाते हैं सनराइज अकाउंट में, ठीक है। जैसे इरेगुलर आइटम्स हो गए आपके, या फिर यहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत माइनर ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो उनको हम हमारे सनराइज एक्सपेंसेस या फिर सनराइज डेटर्स में ले जाते हैं, ठीक है। चलो, जैसे मीटिंग में आपने कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवा लिए, तो फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन जो होते हैं वो भी हमारे पास में यहाँ पर सनराइज अकाउंट में आएंगे। फ्लोटिंग प्रोविजंस को हम डिडक्ट कर सकते हैं ग्रॉस एनपीए से, अगर हमने इनको ऑलरेडी हमारे टियर 2 कैपिटल में यूज किए हैं। अब आ जाओ एसेट क्लासिफिकेशन पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अभी आपको सारा समझाया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो जब हमारे पास में एनपीए कितने समय से एनपीए है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेकर चलते हैं। तो एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, मतलब हमारा 1 अप्रैल को एनपीए बना एसेट, ठीक है। तो अगले साल के 1 अप्रैल तक अगर इस पर कोई भी अमाउंट हमें रिसीव नहीं हो रही है तो ये एनपीए बन गया, है ना। तो एक साल में 12 महीने के अंदर अंदर ये सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है। तो एनपीए फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, या फिर हमारे पास में ये लेस देन 12 मंथ रहता है, तो इस पूरे पीरियड में इसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस है, हमें पता है कि भाई हमारे चीकू की जॉब ही नहीं लग पाई अभी तक। पॉसिबल फ्यूचर लॉस है अगर यहाँ पर इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया। अब हम हो सकता है चीकू से बोल दे कि प्रिंसिपल दे दो वापस, इंटरेस्ट चलो रहने दो। डाउटफुल एसेट, अगर कोई सब स्टैंडर्ड एसेट 12 महीने से ज्यादा यहाँ पर आपका सब स्टैंडर्ड रहता है, 12 महीने तक तो ठीक है, एक एनपीए था आपका जो अगले 12 महीने भी एनपीए रहा सब स्टैंडर्ड। अब सब स्टैंडर्ड यहाँ पर ये आपका आगे अगले 12 महीने भी अगर ये सब स्टैंडर्ड ही रहता तो हम इसे डाउटफुल एसेट बोल देते हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक ये क्या कहलाएगा, एनपीए आपका सब स्टैंडर्ड। अब 1 अप्रैल 2026 से आगे जो भी टाइम आएगा उसमें ये डाउटफुल एसेट बन जाता है, क्योंकि वीकनेस है यहाँ पर सब स्टैंडर्ड एसेट की, और कलेक्शन या लिक्विडेशन जो है वो हाईली डाउटफुल है कि हमें इस पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिल पाएगी। लॉस एसेट आपके 2 तरह के हो जाते हैं। देखो, एक तो हमारे पास फ्रॉड एसेट हो गई कि भाई बैंक के साथ कोई फ्रॉड हो गई, तो वो भी लॉस एसेट में लेकर जाते हैं। या फिर बैंक आरबीआई के ऑडिटर्स आते हैं बैंक में, ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स में आरबीआई के ऑडिटर्स जाते हैं, तो हर बार ना कुछ ऑडिटर्स किसी न किसी बैंक में जाकर ऑडिटिंग करते हैं, और अगर वो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो गए कि भाई इससे तो पेमेंट मिलने से रही, इस पर्टिकुलर लोन अकाउंट से तो कोई पेमेंट आने से रही, तो इसको अनकलेक्टेबल इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। राइट ऑफ कंप्लीटली नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर नेग्लिजिबल वैल्यू है जो कि हम शायद रिसीव कर पाए। या फिर ये जो बैंकेबल एसेट है ये अनजस्टिफाइड होगा, अब हमें पता है भाई पेमेंट आनी ही नहीं है, हम किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर इस चीज से कन्विंस हो चुके हैं, तो ये कहलाता है लॉस एसेट। तो क्या क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है एसेट का। तो क्लासिफिकेशन क्रेडिट की वीकनेस और रिकवरी रिकॉर्ड के ऊपर होता है, ना कि सब्जेक्टिव एडजस्टमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है वो बोरोअर वाइज हो रहा है, ना कि फैसिलिटी वाइज होता है। जिन अकाउंट्स में टेम्पररी डेफिशिएंसीज हैं, अब ये मैं समझाती हूँ बोरोअर वाइज फैसिलिटी वाइज। देखो, बोरोअर वाइज और फैसिलिटी वाइज क्या होता है, एक मेरे पास एक बैंक था, ठीक है, बैंक ए है, बैंक ए में चीकू, पीकू, मीकू 3 लोग आए, इन तीनों ने लोन्स लिए हैं। चीकू यहाँ पर तीनों ने लेटेस्ट से यहाँ पर पर्सनल लोन लिए हैं। तो अब यहाँ पर जो पर्सनल लोन लिए और मिस्टर चीकू जो है क्या, वो उनका एक लोन एनपीए बन गया। तो अब इन्होंने जितने भी और लोन इस सेम बैंक से लिए होंगे वो सब भी एनपीए ही यहाँ पर बन जाएंगे। मिस्टर पी को और मिस्टर मीकू ने भी यहाँ पर पर्सनल लोन लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनके लोन्स यहाँ पर एनपीए बने, लेकिन मिस्टर चीकू के सारे लोन आपके एनपीए बन जाते हैं। तो एसेट क्लासिफिकेशन बोरोअर वाइज होती है, ना कि फैसिलिटी वाइज। तो अगर मेरे बैंक से आपने 3 लोन लिए और एक लोन आपका एनपीए बन गया,
तो चाहे इन दोनों लोन्स पर आप टाइमली पेमेंट कर भी रहे हो तो भी मेरे लिए तीनों ही लोन एक एनपीए कहलाएंगे। सम आपको क्लियर हो गया? अब आ जाओ टेम्पररी डेफिशिएंसीज के ऊपर। तो हम यहाँ पर किसी भी अकाउंट को एनपीए नहीं मानते हैं माइनर इश्यूज की वजह से। व्हाट आर दीज माइनर इश्यूज? अगर स्टॉक स्टेटमेंट सबमिशन में डिले हो गया, मैंने एक लोन लिया था और मैंने ये वर्किंग कैपिटल लोन लिया था जिसमें कि मुझे ये लोन इसलिए चाहिए था कि मैं रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर पाऊं। अब क्योंकि रॉ मटेरियल मुझे चाहिए था अपनी फैक्ट्री के लिए, मैंने यहाँ पर ये लोन लिया। बैंक ये बोलता है कि आपको स्टॉक स्टेटमेंट देनी है, मतलब आपके गोडाउन में, आपकी इन्वेंट्री में आपने इस रॉ मटेरियल को खरीद कर रखा हुआ है या इसकी प्रोसेसिंग हो गई है या फ्रेश गुड्स में जैसे भी है, आपको स्टॉक स्टेटमेंट देनी होंगी। अब हो सकता है अभी रॉ मटेरियल बहुत महंगा है, मैंने सोचा अभी थोड़ा 10 दिन के लिए रुक जाती हूँ, सस्ता होगा तब ले लेंगे। तो अगर कुछ डिले हो गया स्टॉक स्टेटमेंट सबमिशन में तो हम एनपीए नहीं बोल देंगे। अगर टेम्पररी ओवरड्रॉ करा, मान लो मैंने एक लोन लिया था और यहाँ पर ओवरड्रॉ बहुत टेम्पररी टाइम के लिए, लेटर से 10 दिन के लिए किया, बाद में जितना अमाउंट था और इंटरेस्ट के साथ में वो अकाउंट में, करेंट अकाउंट में पैसा डाल दिया तो भी, या फिर लिमिट रिन्यूअल में कुछ डिले हो गया अप टू 180 डेज तो भी यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो एक एनपीए नहीं माना जाएगा। ठीक है, लिमिट्स रिन्यू हो जाती है ना, हमारे पास कितना लोन का हमारा अमाउंट है उतना ही रिन्यू हम कर सकते हैं, अमाउंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें हमारी देखी जाती हैं। समझ में आ गया किस तरीके से हम यहाँ पर हमारा बोरोवर वाइज जाते हैं या फिर क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, कुछ की रूल्स होते हैं। की रूल्स क्या है? अगर ड्रॉइंग पार कैलकुलेट की गई है फ्रॉम स्टॉक ओल्डर देन 3 मंथ्स तो अकाउंट इरेगुलर माना जाएगा। तो आपके पास में जो 3 महीने पुराना स्टॉक था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपकी यहाँ पर जो ड्रॉइंग लिमिट है वो कैलकुलेट की, तो ये मेरे लिए यहाँ पर इरेगुलरिटी की तरह काम करेगा। समझ में आ गया? इसके अलावा और क्या चीजें हैं? इसके अलावा यहाँ पर अगर मान लो ऐसी इरेगुलरिटी 90 दिन के लिए रहती है तो ये एक एनपीए स्टेट आपका बन जाएगा। ठीक है, अपग्रेडेशन एनपीए अकाउंट का कैसे होता है? अगर मान लो एनपीए था, बन गया भाई एनपीए, अब चीकू की जॉब लग गई, चीकू टाइम पर पेमेंट करने लग गया, तो जितनी भी अरीराज थी, जितनी भी ईएमआईज बची हुई थी वो सारी आप यहाँ पर पहले तो क्लियर करोगे। ठीक है, तो ही आप इसको स्टैंडर्ड बनाओगे। अब रेगुलराइजेशन नियर बैलेंस शीट डेट, मान लो 31 मार्च आ रही है जब बैंक को अपनी बैलेंस शीट क्लोज करनी है और चीकू की जॉब लगी 15 मार्च की, तो नियर बैलेंस शीट अब ये रेगुलराइजेशन करने हैं। तो फ्यू क्रेडिट्स बिफोर ईयर एंड डू नॉट नेसेसरली मीन द अकाउंट इज स्टैंडर्ड। कुछ अमाउंट आपने अपने अकाउंट में डाल भी दी उस टाइम पर तो ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट को हम स्टैंडर्ड मान लेंगे। यहाँ पर देखा जाएगा कि जेन्युइन फाइनेंशियल रिकवरी हुई है और एविडेंस भी देना होगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैंक को करनी पड़ती हैं। बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज क्लासिफिकेशन, तो अगर कोई फैसिलिटी एक बोरोवर की एनपीए है तो बाकी सभी भी एनपीए बन गई। मतलब एक लोन आपने लिया टर्म लोन, एक आपने कैश क्रेडिट लिया, तो अगर टर्म लोन एनपीए हो गया तो कैश क्रेडिट भी एनपीए, चाहे इस पर कितनी भी रेगुलर पेमेंट्स कर लो। सेपरेट लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी अकाउंट्स हमारे पार्ट ऑफ बोरोवर्स ऑब्लिगेशन माने जाते हैं। व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? एक रिटन में लेटर होता है जो कि बायर का बैंक सप्लायर को देता है कि अगर सप्लायर, बायर आपको पेमेंट नहीं करता है टाइम पर तो डियर सप्लायर आई विल बी पेइंग यू द सो एंड सो अमाउंट। तो एक तरीके से रिटन में गारंटी ले रहा होता है। अब बैंक कोई भी काम फ्री में नहीं करता तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन या इश्यू करने के लिए भी पैसा काटता है। ठीक है, अगर कोई बिल्स अंडर एलसी हैं तो उनको हम एनपीए तब तक नहीं मानते अनलेस की डॉक्यूमेंट्स आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर एलसी पेमेंट डिफॉल्ट अकर्स एंड इज नॉट रेमेडीड। मान लो अगर यहाँ पर जो देखो लेटर ऑफ क्रेडिट में ना एक चीज होती है, सामान हमारे बायर को कब मिला इस बात से हमें मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास जब आती हैं और डॉक्यूमेंट्स कैसी हैं वो बैंक देखता है, सामान से बायर बैंक का मतलब नहीं है, वरना बैंक सबके जाकर गोडाउन तो चेक नहीं करने बैठेगा। तो डॉक्यूमेंट्स अगर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होती हैं तब तक लेटर ऑफ क्रेडिट आपका एनपीए नहीं बनता, और या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट की जो पेमेंट थी उस पर डिफॉल्ट आपका हुआ है और ये रेमेडीड नहीं हुआ। ठीक है, फिर आते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स।
डेरिवेटिव हम क्यों लेते हैं? ताकि हम हेजिंग कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए हमारे एसेट को। तो पॉजिटिव मार्क टू मार्केट रिसीवेबल्स अनपेड फॉर 90 प्लस डेज, इनको हम एनपीए मानते हैं। मतलब अगर यहाँ पर मुझे पेमेंट रिसीव करनी थी उस पर्टिकुलर डेरिवेटिव पर जो कि 90 दिन तक नहीं आई है, लेट अस से कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या स्वैप्स हैं, तो उन पर अगर हमें पेमेंट नहीं रिसीव हो रही है 90 दिन तक, तो वो एनपीए बन जाती है। नाउ कंसोर्टियम लैंडिंग, कंसोर्टियम लैंडिंग क्या होती है इसे समझो। तो कंसोर्टियम लैंडिंग में हमारे पास में एक बड़ा लोन चाहिए होता है किसी एक कंपनी को। जैसे मान लो किसी को नेशनल हाईवे बनाना है और 100 करोड़ का लोन चाहिए। नेशनल हाईवे ने तो नहीं बन पाएगा, एक रोड बना लेते हैं। अब यहाँ पर एक बैंक अकेला तो इतना बड़े लोन दे नहीं सकता, तो हमारा एसबीआई, पंजाब बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बड़े बड़े बैंक जो हैं वो सब यहाँ पर साथ में आते हैं। साथ में आकर ये 100 करोड़ का लोन जो है ये देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास में एक होता है लीड बैंक। लीड बैंक क्या करता है, जो हमारे पास में मान लो ये कंपनी थी एबीसी लिमिटेड, इसको जब लोन चाहिए था ये सबसे पहले इस लीड बैंक के पास जाता है, बोलता है मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, अवेल करा दो। और फिर लीड बैंक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन बैंक्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस लोन को प्रोवाइड करने का काम, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है ऑन टाइम, वो सारी चीजें देखता है। ऑफ कोर्स इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा बाकी बैंक से, ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो ये हमारी कहलाती है कंसोर्टियम लैंडिंग। तो हर एक बैंक अपने शेयर ऑफ रिकवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफाई करेगा अकाउंट को। 100 करोड़ का लोन था, लेटर से 10 करोड़ की इंटरेस्ट पेमेंट इनको करनी थी, इन्होंने केवल 6 करोड़ की करी। अब 6 करोड़ की पेमेंट इस बैंक को मिल गई, इसको मिल गई, इसको मिल गई, ठीक है, इसको नहीं मिली, इसको नहीं मिली, इसको मिल गई, फिर बाकी इनको नहीं मिली। तो 4 बैंक ऐसे थे जिनको पेमेंट नहीं मिली। तो ऐसे में ये जो 4 बैंक थे ये तो अपने हिसाब से इसको एनएमएनपीए एसएमए जो भी क्लासिफाई करना है वो करेंगे, और जिनको पेमेंट रिसीव हो गई टाइमली वो उसको स्टैंडर्ड एसेट मानेंगे। तो हर एक बैंक यहाँ पर उसकी रिकवरी कितनी हुई है या शेयर ऑफ रिकवरी कैसी है, अकॉर्डिंगली अकाउंट को क्लासिफाई करेगा। ये लीड बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि एक्यूरेटली यहाँ पर रिकवरी को रिफ्लेक्ट कर पाए। अब यहाँ पर अगर कोई फ्रॉड हो जाता है या जो सिक्योरिटी रखी गई थी वो इरोड हो गई, मान लो मैंने एक कंपनी के शेयर्स प्लेज करे और हाल फिलहाल में कंपनी जो थी वो इंसॉल्वेंट हो गई और कोई अमाउंट अब मुझे उन शेयर से तो नहीं मिलने वाला। तो जब एक सीरियस क्रेडिट थ्रेट है या फिर बैंक के साथ कोई फ्रॉड हो गई, तो डायरेक्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पर डाउटफुल या लॉस एसेट की तरह की जाएगी। ठीक है, तो स्किप करेंगे इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम सब स्टैंडर्ड एनपीए ये सब नहीं कर रहे हैं, हमें पता है भाई हमारे साथ फ्रॉड हो गया, पैसा नहीं आना वापस। ठीक है, लॉस एसेट हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पर कंपनी बंद हो गई, सिक्योरिटी की तो पूरी वैल्यू खत्म हो गई, तो हमने इसको डाउटफुल में डाल दिया जैसे भी है। चलिए अब आती है बात पैक्स और एफएसएस लोन्स की। तो सबसे पहले पैक्स को समझते हैं कि पैक्स क्या होते हैं। इनको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, या फिर एफएसएस का मतलब क्या होता है, फार्मर सब्सिडी सोसाइटीज होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में फार्मर सर्विस सोसाइटी, सॉरी, तो अब हम इसको क्या करते हैं, देखो पैक्स में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मीनिंग हमारे पास में अलग अलग फार्मर्स होते हैं। अब ये फार्मर्स की इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर तो है नहीं, तो ये एक साथ मिलकर एक यहाँ पर सोसाइटी बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें कि ये जो अपनी प्रोड्यूस होती है वो साथ में लाते हैं और फिर यहाँ पर सेल करते हैं, जिससे कि इनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाती है। तो समटाइम्स यहाँ पर जब अपने पास मान लो इन फार्मर मेंबर्स को लोन की जरूरत है, सो दैट ये अपनी हार्वेस्टिंग वगैरह कर पाए, कल्टीवेशन कर पाए क्रॉप्स का, तो ये बैंक से लोन लेते हैं। तो जब ये बैंक से लोन लेते हैं, तो अगर इन्होंने बैंक से लोन लिया है और उसका ये यहाँ पर पेमेंट ओवर ड्यू हो गया 2 क्रॉप सीजन के लिए, तो वो एनपीए बनेगा। और अगर यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो 1 क्रॉप सीजन के लिए। अब इतना आपने मैम क्यों समझाया वो मैं आपको भी देखोगे कि किस तरीके से, मान लो अभी अलग अलग मेंबर्स थे, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, पैक्स ने लोन लिया, एनपीए बन गया। ठीक है, अब यहाँ से कोई मेंबर इंडिविजुअल लोन लेने गया, तो क्या उसका लोन भी एनपीए बन जाएगा? नहीं, वो लोन एनपीए नहीं बनता है। तो यहाँ पर एक सोसाइटी अलग हो गई और इसके इंडिविजुअल मेंबर्स अलग हो जाते हैं। अदर लोन्स आउटस्टैंडिंग ऑन लैंडिंग अरेंजमेंट, जो बाकी यहाँ पर लोन्स हैं
और वो ऑन लैंडिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है, तो नॉर्मल एनपीए रूल आपका लगेगा कि भाई जो भी हमारे रूल्स इसके ऊपर हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट होता है तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि इस लेक्चर को ना 2 बार देख लो। जिन लोगों के लिए पहली बार इस तरह के कॉन्सेप्ट वो लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने जेआईबी सीआईबी का एग्जाम दे रखा है, उनके लिए थोड़ा क्लियर होगा, बट अदर लोगों के लिए नहीं होगा, तो प्लीज एक बार देख लेना। अच्छा, ऑन लैंडिंग अरेंजमेंट क्या होता है? यहाँ पर बैंक जो है रीलैंडिंग करता है फंड्स की टू अल्टीमेट बोरोअर्स, तो छोटे छोटे बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको धीरे धीरे लैंडिंग करता रहता है। ओके, तो 2-3 बैंक्स मिलकर भी ऐसा कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये हमारा चलता है। अब लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट हो सकते हैं, जैसे एफडी, आरडी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, या फिर आपका यहाँ पर आईबीपीज, किसान विकास पत्र, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ये हमारे एनपीए क्लासिफाई नहीं होते हैं। टू एडवांसेस अगेंस्ट गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर एक्सेप्शन रहेगा कि भाई गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर आपके पास में अगर गवर्नमेंट ने या फिर हमने गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया है, तो मान लो 10 लाख का गोल्ड था और हमने यहाँ पर लोन दे दिया 5 लाख रुपए का, तो गोल्ड तो हम ऐसे भी अभी तक वैल्यू 12 लाख की हो चुकी होगी, तो 5 लाख के लोन को क्या एनपीए बनाना, इसको बेचाएंगे, राइट? और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट गारंटी के अगेंस्ट होगा तो एनपीए बन जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जैसे गवर्नमेंट कोई बॉन्ड या फिर कोई टी बिल्स आपके इशू कर रही है। लोन्स जिसमें कि मॉरिटोरियम पीरियड होता है। मॉरिटोरियम पीरियड क्या होता है? जैसे आपने एजुकेशन लोन लिया, तो अब आपकी जॉब यहाँ पर लगने में सारी चीजों में टाइम लगेगा, तभी तो रीपेमेंट कर पाओगे। तो बैंक 1 साल का आपको मॉरिटोरियम पीरियड दे देगी कि इस बीच में आपको रीपेमेंट नहीं करनी, आपकी जो ईएमआई का टाइम आएगा वो अगले साल से आएगा, इस साल के बाद में। तो यहाँ पर जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स या एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटरेस्ट आपका ड्यू केवल पोस्ट मॉरिटोरियम होगा। एनपीए आपका ड्यू डेट जब मॉरिटोरियम पीरियड एंड हुआ उसके बाद में बनना शुरू होता है। स्टाफ को लोन दिए, बैंक अपने स्टाफ को लोन्स देता है, तो इंटरेस्ट ओवर ड्यू यहाँ पर केवल तब है जब प्रिंसिपल रीपेमेंट आपकी शुरू हो गई। एग्रीकल्चर एडवांसेस, अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आपने कोई लोन्स दिए तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप आपको बता दिया मैंने, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट आपका 2 क्रॉप सीजन के लिए ओवर ड्यू है, लॉन्ग ड्यूरेशन में 1 क्रॉप सीजन के लिए। डेफिनेशन यहाँ पर एसएलबीसी अप्रूव्ड क्रॉप कैलेंडर्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, अकॉर्डिंगली आपका जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो डेफिनेशन है वो हमें कौन देता है? एसएलबीसी देता है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी। नेक्स्ट यहाँ पर नेचुरल कलामिटीज अगर आ गई तो लोन को हम रीशेड्यूल कर देंगे। अब मान लो ड्रॉट्स आ गई या फ्लड्स आ गई, पूरी क्रॉप खराब हो गई, बेचारे किसान कहाँ से पैसा देंगे? तो रिवाइज टर्म्स हमारी करेंट ड्यूज की तरह ट्रीट होती हैं और हम रिवाइज रीपेमेंट कंडीशंस को यहाँ पर अपनी लगाते हैं। तो रूरल हाउसिंग लोन, इंदिरा आवास योजना, रीपेमेंट आपकी अलाइंड टू क्रॉप साइकिल्स रहती है। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस की बात करते हैं। अब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत हमारे लिए रिलायबल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ये एनपीए केवल तभी मायनी जाएगी जब गारंटी इन्वोक कर दी, उन्होंने बोला अब हम गारंटी नहीं दे रहे। स्टेट गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड एनपीए नॉर्म्स लगते हैं, अगर ओवरड्यू 90 डेज से ज्यादा हो गया तो भी अगर गारंटी एग्जिस्ट करेगी फिर भी आपके लिए एक एनपीए बन जाता है। प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अगर हाईवे वगैरह बन रहे हैं या नॉर्मल है। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन की, आपका यहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशन कब शुरू होंगे, तो आरबीआई ने डिटेल्ड नॉर्म्स निकाले कि कैसे अगर डिलेज आएंगे तो आपको इनके साथ जाना है। अब ये प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर क्लास नहीं समझ में आई है ना, एक बार और समझ लेना, सुन लेना, समझ में आ जाएगी। वैसे तो कोशिश मैंने एक एक लाइन एक एक टर्म को समझाने की इसीलिए की है ताकि आपके लिए सब चीजें क्लियर हो। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना आपका काम है, वीडियो कैसा लगा कमेंट भी कर सकते हो, बता सकते हो। along with that अलग अलग ग्रुप्स में you have to tell about RP Academy to the people, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ तो आपको करना ही होगा। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।